स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल पर। और वो इंतज़ार जो आप लगातार कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मैं इसके लिए भी आपका आभार ही व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं हमेशा ये बात आपको पूरे मन से, मनोवेग से तैयारी करने के लिए इसलिए प्रेरित करता रहता हूं क्योंकि ऐसा करने से ही आप सफल होंगे। आप अपनी आशा को छोड़ करके जरा देखें, आपसे कितनी आशाएं जुड़ी हुई हैं, आपसे वो तमाम उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तमाम लोगों की अभिलाषाएं जुड़ी हुई हैं। आपकी एक अभिलाषा पूरी करने पर तमाम दिलों को खुशी मिलने वाली है। तो आपको करना है ऐसा, आपको लगन के साथ, पूरे जज्बे के साथ अपनी तैयारी को मेंटेन करना होगा और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बहुत ही आगे ले जाने का बीड़ा उठाना ही उठाना होगा। और हमने हमेशा आपसे कहा है कि हम आपके साथ पूरी मेहनत से जुटे हुए हैं और बिल्कुल अलग करके देने भी वाले हैं। और आप लगातार अपने YouTube चैनल की ग्रोथ को बढ़ाने का प्रयास करें, यही बेहतर होगा। मैं मान के चलूं तो आविकारी शब्द पार्ट 3 में आपका स्वागत है, जहां मैंने आपको पार्ट 2 में छोड़ा हुआ है। जहां से मैंने पार्ट 2 सीरीज को विराम दिया है, ठीक वहीं से इस नए सीरीज को आयाम दिया है। आप समझेंगे जरा, हम आपके साथ प्रश्नों से जुड़े हुए हैं, प्रश्नों से जुड़े हुए हैं। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। थोड़ा इंतजार का मतलब समझ रहे हैं? मैं पूछूंगा इसमें कि थोड़ा इंतजार में कौन सा विशेषण है, और हमने आपसे कहा, विकल्प दिया आपको विशेषण, विकल्प नंबर दूसरा क्रिया विशेषण है। अब आप सोचोगे सर अब इसमें क्या बताना है हमें? हमने आपसे कहा था समय अगर होगा तो क्रिया विशेषण में चले आइएगा। इस बात को अपने जहन में हमेशा समाहित कर लीजिए, ठीक है? तो आइए कुछ प्रश्नों के साथ मुखातिब हूं। कुछ प्रश्नों को आपके सामने पहले ही उल्लिखित कर रखा है, स्टार प्रश्न है, सूची में शामिल हैं। आप इन्हें हल करने का प्रयास करें हमारे साथ, आपका रिवीजन भी हो जाएगा हमारे साथ। देखिएगा, यहां से वहां तक पानी ही पानी है, यहां से वहां तक पानी ही पानी है। आप सोचो, पानी ही पानी है, कहां से कहां तक? यहां से वहां तक। इसका मतलब क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण कैसा है? ये स्थानवाचक। क्लियर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं मैं? और मुझे पता है कि आप हमारे स्टूडेंट्स, हमारे प्रिय विद्यार्थी, हमारे प्रियजन जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो हकीकत में अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर पाएंगे, मुझे पूरा यकीनन, पूरा विश्वास है। समझे जरा, वह जोर से गिर पड़ा, मैं कहूंगा कैसे गिर पड़ा, आप कहोगे जोर से। जैसे उत्तर कैसा और कैसी का आएगा ना, हम उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण तुरंत कहेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण तुरंत कहेंगे। रचना अभी आने वाली है, रचना अभी आने वाली है। और आप सोचना, ये रचना एक लड़की का नाम है, रचना अभी आने वाली है। अभी का मतलब अभी, कब आने वाली है? अभी। और जब कब का उत्तर है भैया, तो हम इसे कालवाचक कहेंगे। और कालवाचक में आप ध्यान देना, कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। आप जरा इतनी बात तो फोकस करिए, कालवाचक क्रिया विशेषण जब हम आपको बता रहे थे, हमने वहां पर आपसे एक काल क्रिया विशेषण कहा था, एक अवधि सूचक कहा था। क्या उस अंतर को भी जान पा रहे हो? जी हाँ, क्योंकि अभी का मतलब अभी की बात हो रही है, एक सूक्ष्म समय की बात हो रही है, इसीलिए हम इसे काल सूचक ही मानेंगे। अवधि सूचक तब कहेंगे जब हम उसमें प्रतिदिन जोड़ेंगे, हर दिन जोड़ेंगे, रोज रोज जोड़ेंगे, है ना? क्लियर बात? अब मैं मान के चलूँ, आप जान चुके हैं, तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बन जाओगे। तुम जितना खाओगे, जितना, उतना, कितना, तो मात्रा बताए जा रहे हैं। इसीलिए हम आगे कलम परिमाणवाचक पर चलाए जा रहे हैं। ये चीज है कि नहीं? इसलिए तो हमने परिमाणवाचक इसे बता दिया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है ये। यहां तक कोई डाउट अब आपको नहीं होना चाहिए। ये आपकी, मैं आपको भूलने नहीं देना चाहता। मैं आपके साथ इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूं। मेरा काम सहोकारिता है, मेरा काम सहोकारी होगा। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक की बात हो गई आपके साथ। वह मेरी बात चुपचाप सुन रहा था। बताना जरा, कैसे सुन रहा था? चुपचाप। और जब कैसा कैसी का उत्तर आएगा तो बाहर नहीं जाएंगे, हम रीतिवाचक बताएंगे। क्लियर है ना? आपके खातिर हम चले आए, आपके खातिर हम चले आए, आपके खातिर
अब रुक जाइए, क्योंकि परसर्गों का जमाना है और हमें अब अपने दिमाग की उस बत्ती को जलाना है। आपके खातिर हम चले आए। आप जरा बताना, आपके खातिर हमने आपसे कहा था संज्ञा सर्वनाम के ठीक बाद अगर परसर्ग हो और उसके बाद इस तरीके के खातिर, भीतर, बाहर ऐसे बातें हो जाएंगी तो आप इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। क्लियर है ना? तो अव्यय की जहां तलाश है, जहां जिसका व्यय नहीं होता, जिसका खर्च नहीं होता, जो काल कारक लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होते हैं, ऐसी महत्वपूर्ण कक्षा के साथ हम मुखातिब हैं। और हमारा काम वो चल रहा है जहां हमने संबंध बोधक अव्यय को देखा था, हम आपको उस रिवीजन के दौर में इस तरीके की मैंने आपके साथ कुछ मान के चलें कुछ प्रश्नों के साथ मुखातिब हुआ, क्योंकि मैं इन प्रश्नों को आपके साथ जोड़ करके ये जानना चाहता था कि क्या आप सचमुच तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप कर रहे हैं। वह बाहर बैठा है, आप कहिएगा कहाँ बैठा है? सीधा उत्तर है, जब कहाँ बैठा है तो इसका मतलब स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, यहाँ कोई डाउट नहीं है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तुम बाहर की तरफ बैठो, बाहर की तरफ। ध्यान दीजिए, फिर से दिमाग की बत्ती को जलाइए। की के पहले क्या है? बाहर। की के पहले क्या है? बाहर। तो जब परसर्ग के पहले बाहर, अंदर, भीतर इस तरीके की बातें होंगी तो आप जरा बताना क्या वह संज्ञा या सर्वनाम होगा? नहीं ना? जैसा यहां हुआ, क्या ऐसा उदाहरण यह भी है? नहीं। दोनों का अंतर आप जान चुके होंगे। अगर आप जान चुके हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 सीरीज का मतलब भी जान चुके होंगे, क्योंकि उसका प्रतिफल यही था। अब जरा ध्यान दें, यहां जब इसके बाद यानी इसके पहले संज्ञा नहीं होगी तो पक्की बात है हम इसे क्रिया विशेषण ही कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। वो भी कैसा क्रिया विशेषण? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अजी सुनते हो, अजी चलते हो, अजी मान जाइए, अजी क्यों रूठे हैं, है ना? ऐसे जो भावार्थ वाले प्रश्न होंगे अजी करके या फिर शाबाश करके, हरे भगवान, दर्द वाली बातें होंगी। ऐसे जो भावार्थ थे वो कहाँ चले गए थे? आपको पता है वो सब चले गए थे विस्मयादि बोधक में। मैं मान के चलूँ कि आपको अव्यय की जो क्लास अनवरत रूप से मैं दे रहा हूँ वो आपको मेंटेन करने का एक मेरा दायित्व है, मेरा प्रयास है, और मुझे विश्वास है कि आपको ये बातें बेहतर ढंग से समझ में आ भी रही होंगी। आप चाहे तो इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो सीरीज को आगे बढ़ाऊं, यानी मेरे कहने का मतलब इस सीरीज क्या मतलब अब आपके सामने रखूं तो प्रश्नों के साथ जुड़ा। और अब मान के चलूं कि जहां हम लोग अव्यय की बात किए जा रहे हैं, अव्यय के 4 पार्ट हैं और 4 में से हम लोगों ने 3 का अध्ययन कर लिया है। 2 सीरीजों में 3 का अध्ययन किया है। एक तो हमने अध्ययन किया क्रिया विशेषण का, उसके चारों पार्टों को देखा। दूसरा हमने अध्ययन किया संबंध बोधक का। तीसरा हमने अध्ययन किया अव्यय का, विस्मयादि बोधक का। हो गई बात क्लियर? और अब हमें चौथा जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जो आभिकारी पार्ट शब्द यानी पार्ट 3 के सीरीज में आप देख पा रहे हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, ये चीज आप जरा ध्यान दें। समुच्चय बोधक अव्यय, मैं इस बात को 1 मिनट में सिखाऊं पहले आपको। समुच्चय बोधक का मतलब होता है, समुच्चय का मतलब होता है समूह। पहला प्रश्न, पहला उत्तर, पहला प्रत्युत्तर आपके स्क्रीन पर। समुच्चय का मतलब समूह। ठीक है, क्या इतना ही कह देने से मामला निपट जाएगा? नहीं। अब जरा समझना, बहुत ही अलग तरीका दे रहा हूं आपको। अब मैं लिखने वाला हूं इसकी परिभाषा। 2 शब्दों के जोड़ को, 2 शब्दों के जोड़ को, देखिएगा जरा, ये हमारी बातें जो आपके साथ अब जा रही हैं, 2 शब्दों के जोड़ को, 2 पदों के जोड़ को, 2 पदों के जोड़ को, ठीक है, 2 शब्दों के जोड़ को, 2 पदों के जोड़ को। अगली बात जरा ध्यान दीजिए, 2 उपवाक्यों के जोड़ को, उपवाक्यों के जोड़ को। 2 वाक्यों के जोड़ को भी कह सकता हूं, क्योंकि 2 वाक्य जुड़ेंगे
तो वही वाक्य बाद में उपवाक्य कहलाएंगे। मेरी बातें आप समझ में आ रही होंगी आपको। तो दो शब्दों के जोड़ को, दो पदों के जोड़ को, दो उपवाक्यों को जोड़ को या दो वाक्यों के जोड़ को कह दूं, कोई भी बात गलत नहीं होगी। उदाहरण से समझिए, जैसे अगर मैं ये लिखूं दो शब्दों के जोड़ यानी माता और पिता, माता और पिता। अगला देखिएगा, दो पदों के जोड़ राहुल कमा सीमा और तथा लगा दे रहा हूं, दूसरा लगा दूं तथा मीना। ये लीजिए, राहुल, सीमा तथा मीना। क्लियर है? अब जरा ध्यान दें, दो उपवाक्यों के जोड़ को दिखा दूं आपके सामने। जैसे सीमा बैठी है परंतु रवि खेल रहा। सीमा बैठी है परंतु रवि खेल रहा। ये मैंने इसके परिभाषा का निरूपण किया है और आप एक अद्भुत संकलन के साथ जुड़े हुए हैं। समझना जरा, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो दो शब्दों को जोड़ देता है, जो दो पदों को जोड़ देता है, जो दो उपवाक्यों को जोड़ देता है। अच्छा लगा आपको? ये है इसकी परिभाषा। दो शब्दों को जोड़ देता है, दो पदों को जोड़ देता है, दो उपवाक्यों को जोड़ देता है। क्लियर? अब जरा ध्यान देना, मैंने इनके उदाहरणों को भी आपके सामने बताने का ही प्रयास किया, बता भी दिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी इसके कहानी तो शेष ही शेष है। अब जरा ध्यान देना, इसकी अच्छाइयों का सिलसिला अभी आगे है। अब क्लियर क्या है इसमें? इसमें यह है कि समुच्चय बोधक जो अव्यय हैं ये वाकई में होते हैं दो प्रकार के। हमें तो एक बात समझ में आ गई, दो बात तो जो बताने वाले हो बताने ही वाले हो, लेकिन हमें एक बात समझ में आ गई है कि आप भैया जोड़ने वाले हैं, आप भैया जोड़ने वाले हैं, दो लोगों को मिलाने वाले हैं, बड़े अच्छे विचारों वाले हैं। इतनी बातों तो हम जानेंगे, क्योंकि आप हमेशा क्या करेंगे? जोड़ने का काम करने वाले हैं, कि दो लोगों को मिलाने वाले हैं। अगर ऐसा कर ही रहे हैं आप, तो मैं आपको समुच्चय बोधक कहूंगा। ध्यान देना, जहां मैंने दो दो लिखा है ये आपको केवल सिखाने का ही प्रयास किया है। दो से अधिक भी हो सकता है, ये भी जिम्मेवारी आप उठाइएगा। दो से अधिक भी हो सकता है, यानी दो से अधिक शब्द हो सकते हैं, दो से अधिक पद भी हो सकते हैं, दो से अधिक वाक्य या उपवाक्य भी हो सकते हैं। हाँ, इतना ध्यान देना, अकेला कौन जुड़ेगा यार? अकेला कौन जुड़ेगा? यानी अकेला वाक्य तो किसी से जुड़ नहीं जाएगा, अकेला एक अक्षर किसी से तो जुड़ नहीं जाएगा। तो दो की तो आवश्यकता ही आवश्यकता है, दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। समुच्चय बोधक का अब मैंने पार्ट 2 कर दिया, यानी इसके दो प्रकार आपको मैं बताऊंगा। अब जरा ध्यान देना, इसमें एक है समानाधिकरण, समानाधिकरण, ये लीजिए समानाधिकरण, और दूसरा है व्याधिकरण। ये दो प्रकार हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, व्याधिकरण का मतलब होता है अलग करना, लेकिन मैं अगर अलग करने की भावना आपके दिमाग में डाल दूंगा तो फिर आप यहां गलत हो जाएंगे। इसीलिए मैं इसको बिल्कुल अलग करके देने वाला ही हूं आपके साथ। समानाधिकरण का मतलब क्या होगा? जब हम समान अधिकारों के साथ जुड़े होंगे, यानी दो लोग जुड़े हों, दोनों का अपना अपना अधिकार हो, समान हो या ना हो, फिर लेकिन दोनों का अधिकार हो। ठीक, जैसे मैंने कह दिया ममता और पिता, माता और पिता, तो पक्की बात है कि माता और पिता का अपना अपना अधिकार है, अपना अपना औचित्य है, समान अधिकरण है। ठीक, यहां से मैं आपको इस बात को एहसास करा देना चाहता हूं और आपके जहन में यहीं से इस बात को समाहित करना चाहता हूं, जिससे आप कभी एग्जाम में भूलें ही ना। समानाधिकरण का मतलब क्या होता है? माता और पिता, सर ने बताया था, माता और पिता का मतलब हुआ माता अपना स्थान, पिता और अपना स्थान। यानी अगर हमारे दिमाग में और ही रह जाए तब भी काम चल जाएगा। जैसे जरा ध्यान दो, और आ जाएगा, यवम आ जाएगा, या आ जाएगा, अथवा आ जाएगा, लेकिन किंतु परंतु आ जाए तो भी, लेकिन किंतु परंतु, अगर ये सब आ गए, लेकिन किंतु परंतु, ये सारी बातें आप जरा ध्यान देना। और आ जाए, योम आ जाए, अथवा लेकिन किंतु परंतु, अगर आ जाए मगर,
मगर अगर, मगर अगर, नहीं तो, है ना, नहीं तो, ऐसे आदि तमाम ऐसे शब्द हैं जो वाक्य के बीच में लगेंगे, दो शब्दों के बीच में लगेंगे, दो पदों के बीच में लगेंगे, दो वाक्यों के बीच में लगेंगे। ये वहां लग करके उनको कनेक्ट करेंगे और जब आप वो उन्हें जोड़ेंगे तो वो इसमें आ जाएंगे, समानाधिकरण में आ जाएंगे, जो समुच्चय बोधक का ही उदाहरण है, परंतु उसके इस पार्ट को भी मैं बता देना चाहता हूं जिससे आप कभी भी विचलित ना हो। ऐसे शब्द ही एग्जाम में आ जाए तो हमें जरूरत, देखना एक बात बताऊं मैं आपको, रटने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा कि रटी हुई चीजें भूल जाओगे आप। रटिए नहीं, चीजों को समझिए। समानाधिकरण का मतलब सब कुछ समुच्चय है, सब कुछ जोड़ने वाले हैं। समुच्चय का शाब्दिक अर्थ समूह होता है, जब जुड़ोगे तो तभी तो समूह बनेगा, जब जोड़ेंगे तभी तो ज्यादा होंगे, यही बात है। तो यहां जरा ध्यान दें, और योम, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, अगर, नहीं तो, ये किसी भी वाक्य के बीच में आ जाए तो आप इन्हें समानाधिकरण कह लीजिएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट अब आपको नहीं होगी। यहाँ पे ऐसे तमाम वाक्य आप बना सकते हैं, मैंने आपके सामने लिखा है, जैसे मैं या तो पढ़ूंगा या तो लिखूंगा, हो गया ना, समझ रहे ना। जरा ध्यान देना, राम मारा जाएगा अथवा मार खाएगा, राम मारा जाएगा अथवा मार देगा, बनना कि नहीं बनना है, यानी दो उपवाक्य आपस में जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और बीच में अथवा आ गया। मैं पास हो जाता किंतु, मैं चला जाता परंतु, मैं यह काम कर लेता लेकिन, लीजिए सारे वाक्य मैंने आपके सामने बना ही दिया। तो ये सब समानाधिकरण के उदाहरण हैं और ये सारे शब्द आपके सामने मैंने पहले ही मुखातिब कर दिया, एग्जाम्पल, इसका उदाहरण आपके सामने उल्लिखित कर दिया। अब व्याधिकरण की बात कर लूं, व्याधिकरण में क्या होगा, व्याधिकरण का मतलब अलग होता है, लेकिन समझना, मैं दूसरे तरीके से समझा दूं आपको। आप आविकारी शब्दों के पार्ट के खत्म होने के बाद आपको एक सीरीज मिलने वाली वाक्य की, वाक्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां आप पढ़ेंगे सरल साधारण वाक्य, जहां आप पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य, जहां आप पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। क्लियर है। तो ये जो बातें होंगी ये संयुक्त में चली जाएंगी, स्टार बातें बोल रहा हूं, वहां भी बताऊंगा। ये जो आप ट्रिक ले जाते हैं ना, अपने जहन में ट्रिक समाहित कर देते हैं, उस ट्रिक का बेस बता दे रहा हूं। देखना, अगर ट्रिक ही सीखते हैं तो लीजिए, ये जो बता चुका हूं ये संयुक्त है, ये संयुक्त वाक्य है, लेकिन इतने से आपका काम चलने वाला नहीं है, ये केवल पहली सीढ़ी है। और हमें लगता है कि हम पूरे छत पे बैठे हैं। हम जब हिंदी की तैयारी कर रहे होते हैं तो अक्सर मैंने देखा है बच्चों को ये सुनते हुए, लोगों को ये कहते हुए, हिंदी तैयार है हमारी, हिंदी तैयार है हमारी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं हिंदी ऐसे ही तैयार होती है। संयुक्त वाक्य है, आप याद कर लो, समानाधिकरण समुच्चय बोधक याद कर लो, उसे कह दो संयुक्त वाक्य है। ये जहां मिल जाएंगे वो संयुक्त वाक्य के उदाहरण बन जाएंगे। क्लियर है ना। वह पढ़ता है, वह खाता है, वह लिखता है, तुम सोते हो, साधारण वाक्य है, कोई बात नहीं है। तो हमें लगता है कि हमारा वाक्य का भी काम हो गया, लेकिन अभी नहीं हुआ है। आपने उस स्टार पहलुओं को नहीं देखा है, आपने उनके अंदर जाकर के तमाम प्रकार की अच्छाइयों को नहीं जाना है। इसलिए हमें कंटेंट को पूरा देखना चाहिए और सारे कंटेंट को अच्छे ढंग से अपने नोटबुक पर शामिल करना चाहिए, अपने मस्तिष्क में शामिल करना चाहिए। ये चीज़ें हमारा दायित्व है, हमें यहाँ पूरा मनोवेग से निर्भर होकर के काम करना चाहिए। जरा आप ध्यान दें, तो और, एवं, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, अगर, नहीं तो, ऐसे शब्द अगर आ गए तो ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण बन जाएंगे। क्लियर। और यही समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। क्लियर। जहां सस्पेंस होगा वो वाक्य में बताऊंगा, अभी तो मैंने इसको केवल बस इस तरीके से सम्मिलित कर दिया। व्याधिकरण का मतलब हुआ जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, जब एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो, दूसरे पर आश्रित हो, ये चीज जरा ध्यान दें। जब एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो, आश्रित का मतलब समझ रहे हैं ना। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी वर्षा ही नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। यदि आप कठिन परिश्रम करते तो सफल हो जाते, है ना। इस तरीके के जो वाक्य हैं ये वाकई में एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। अगर हम आपसे कह दें इसलिए क्योंकि, यद्यपि, इसलिए क्योंकि, यद्यपि, चाहे, ताकि, जिससे कि, ताकि, जिससे कि। देखिएगा, मैं इसलिए बैठा हूं, आप समझ सकते हैं,
वाक्य अधूरा है जब तक जोड़ूंगा नहीं, आपको महसूस नहीं होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं, अब आप सोच रहे होंगे कि आगे बोले, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जिससे आप सफल हो जाएं। आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप सफल होना चाहते हैं। यानी आपके क्रियाकलाप पे दूसरा वाक्य आश्रित है कि नहीं है, इतनी बात बताइए, है ना आश्रित। मैं इसलिए यह काम कर रहा हूं क्योंकि, मैं इसलिए ये काम कर रहा हूं क्योंकि। आप जरा ध्यान दो, मैं जीत जाता यद्यपि, मैं जीत जाता यद्यपि, लेकिन फंस गया मामला, है कि नहीं। आगे देखना, ताकि जिससे कि आप ऐसा काम करो जिससे कि, है ना, आप ऐसा काम करो जिससे कि भाई लाठी ना टूटे और सांप भी मर जाए, दोनों काम हो जाए, है कि नहीं। तो इस तरीके के जो भी हैं आप समझ चुके होंगे कि ये एक दूसरे पर होते क्या हैं, आश्रित होते हैं ऐसे वाक्य। जब वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होंगे हम उन्हें व्याधिकरण में ले जाएंगे। हमें अभी समुच्चय बोधक से मतलब है, हमें अभी वाक्यों की कहानी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य में चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, ये स्टार पहलू है, आप इसे अपने जहन में शामिल कर लें कि व्याधिकरण वाला मामला मिश्र में चला जाएगा, समानाधिकरण वाला मामला संयुक्त वाक्य में चला जाएगा। लेकिन मैंने कसम नहीं खाई है, क्योंकि मुझे वाक्य की सीरीज आपके सामने लाना है, क्योंकि वहाँ मैं इन तमाम प्रकार की चीज़ों को बताऊंगा जहाँ आप गलती कर सकते हैं। केवल इतना ही कह देने से मामला हल हो जाता तो फिर मैं तो यही कह देता कि चलो एक पार्ट के साथ दूसरा फ्री है ना, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अब यहाँ समझें तो समुच्चय बोधक अव्यय में हम जहाँ तक आपको ले आ पाए हैं, मुझे लगता है कि आप इस निष्कर्ष पे पहुँच चुके होंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय वो होते हैं जो किसी को जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ेंगे समुच्चय बोधक है, ये छोटा सा मसला हो गया। दो पार्ट में बटे हुए हैं, समानाधिकरण व्याधिकरण कहलाएंगे, ये भी आपके सामने हो गया। क्लियर है ना। अब स्टार रखूंगा, वही चीज मैं चाहता तो इतना काम कर सकता था, लेकिन अब देखना स्टार बातें अब है, स्टार प्रश्न अब है आपके साथ। स्टार प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा इसे। जैसे मैंने लिखा सुरेश और मनोज, सुरेश और मनोज, ये जरा ध्यान दो। सुरेश और मनोज लिखा है तो कुछ इस तरीके का फॉलो हो रहा है। इसका समुच्चय बोधक कहने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कह देंगे हम। लेकिन अगर मैं इस वाक्य की सीमा को कुछ इस तरीके से बढ़ा दूं, सुरेश और मनोज, सुरेश और मनोज बैठे हैं, परंतु, इसी वाक्य को बढ़ा रहा हूं, सुरेश और मनोज बैठे हैं परंतु, परंतु सीमा नाच रही है, परंतु सीमा नाच रही है। अभी भी आप कहोगे सर आप तो जोड़ ही रहे हैं। जी हाँ, जोड़ रहा हूं, फिर मैं इसे समुच्चय बोधक कहूंगा। फिर आप कहोगे सर आपने स्टार क्यों लगा दिया। स्टार जानते ही क्यों लगा दिया, क्योंकि अब स्टार बातें आप जान जाओगे। देखना जरा, जब एक वाक्य दूसरा वाक्य से जुड़ेगा तो दोनों अलग अलग रूप से उपवाक्य कहलाएंगे। समझना, मैं सीमा नाच रही वाक्य कहूंगा, मैं सुरेश और मनोज बैठे हैं मैं इसे वाक्य कहूंगा। लेकिन जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो मैं अलग अलग बातों में, यानी जुड़े हुए लम्हों में, मैं इन्हें उपवाक्य और मैं इन्हें उपवाक्य कहूंगा। वाक्य और उपवाक्य का अंतर समझ गए होंगे आप। अब जरा समझना, मैं ये कहने वाला हूं, जब यानी उपवाक्य उपवाक्य से जुड़ा होता है, जब वाक्य उपवाक्य उपवाक्य से जुड़ा होता है, तब ध्यान ये देना है कि अगर दो संज्ञाओं के बीच में, अगर दो संज्ञाओं के बीच में और लगा होता है, यवम लगा होता है, ठीक, और लगा होता है, यवम लगा होता है, अथवा लगा होता है, कुछ भी लगा होता है, तब ये समुच्चय बोधक नहीं कहा जाएगा भैया, तब हम इसे संबंध बोधक कहेंगे। इस बात को भी अपने दिमाग में जगा दीजिए। अब ये रही स्टार बात। स्टार बात देखना, माता और पिता समुच्चय बोधक है। फिर से समझ लीजिए, माता और पिता समुच्चय बोधक है। जरा ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं सीमा और मीरा नाच रही हैं, फिर समुच्चय बोधक है। लेकिन क्या, लेकिन ये कि जब वो उपवाक्य में शामिल हो जाएंगे, यानी उपवाक्य का मतलब देखना, परंतु जोड़ दिया ना, दो उपवाक्य बन गए। वाक्य उपवाक्य का मतलब बस इतना ही है, जैसे वह नाच रही है, वह नाच रही है वाक्य है,
वह पढ़ रहा है वाक्य है, वाक्य है। अगर इसे जोड़ दो परंतु लगा दो, अब हम इसे उपवाक्य और इसे उपवाक्य कहेंगे। क्लियर है बात यार, वही वाक्य फिर उपवाक्य बन जा रहा है। और जब ऐसी कहानी हो जाएगी और इसके बीच में दो संज्ञाओं के बीच में कहीं और लगा दिया जाएगा, कहीं तथा लगा दिया जाएगा, दो संज्ञाओं के बीच में, दो क्रियाओं के बीच में नहीं, दो उपवाक्यों के बीच में नहीं, जब ऐसा कर दिया जाएगा तो हम उसे जानते हो क्या कहेंगे, संबंध बोधक कहेंगे। क्लियर है ना। जैसे एक रूपरेखा समझ लो कुछ इस तरीके का, जैसे मान लीजिए ये खाली स्थान है, इधर उपवाक्य है और इधर भी क्या है, उपवाक्य है। उपवाक्य की कहानी समझ गए, क्योंकि यह भी एक वाक्य था, यह भी एक वाक्य था। जब दोनों आपस में जुड़ गए तो नाम इनका चेंज हुआ, ये उपवाक्य कहे जाने लगे, यह भी उपवाक्य कहे जाने लगे। और अगर यहीं पर और लगा है, अगर यहीं पर और लगा है तो हम उसे समुच्चय बोधक कहेंगे, कोई डाउट नहीं है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैंने क्या कहा है, थोड़ी सी जगह ही बना लूं, इस चीज को मैं हटा दे रहा हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं ये कह दूं कि उपवाक्य उपवाक्य, एक ऐसा छोटा सा ग्राफ आपके सामने देना चाहता हूं। जैसे एक वाक्य यहां है, बीच में खाली जगह है, एक वाक्य यहां है, दोनों को मैंने जोड़ा किससे, और से। अब ये दोनों नाम चेंज हो जाएंगे, इन्हें उपवाक्य कहेंगे और इन्हें उपवाक्य कहेंगे। कब, जब ये जुड़ गए तब। क्लियर है, यहां तक क्लियर होगी बात। दोनों जुड़ गए उपवाक्य कहलाएंगे। अब जरा ध्यान देना, जब इसी उपवाक्य के यानी उपवाक्य उपवाक्य को जोड़ेंगे बीच में तो और कहा जाएगा समुच्चय बोधक, और कहा जाएगा समुच्चय बोधक। परंतु जब यह उपवाक्य में कोई शब्द ऐसा आ जाएगा जैसे राम और करण चले गए, पर और इस तरीके से राम और करण चले गए और सीमा आ गई, इस तरीके का वाक्य है आपके सामने, तब ध्यान देना ये वाला और तो समुच्चय बोधक है, लेकिन ये वाला और कहाँ चला आएगा भैया, ये वाला और आपका संबंध बोधक का उदाहरण बन जाएगा। मेरी बात अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। क्लियर है ना। तो संबंध बोधक कब कहेंगे, जब ये किसी उपवाक्य में आ जाएगा, किसी वाक्य में आ जाएगा, और देखना उसमें बारीकी समझना, दो संज्ञाओं के बीच में अगर और होगा, दो संज्ञाओं के बीच में और तथा होगा, दो संज्ञाओं के बीच में ऐसा मामला फंसा होगा तो आप उसे समुच्चय बोधक न कह करके संबंध बोधक कह लीजिएगा। क्लियर है बात। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कि मान के चलूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम लोग ये अभिकारी पार्ट 3 जो कि सीरीज चल रहा है, हम आपको बता दें कि अभिकारी शब्दों को उन चारों प्रकारों को हमने देख लिया, यानी अव्यय के चारों महत्वपूर्ण प्रकार हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हमने आपसे कहा था इसका 5वां भी प्रकार माना जाता है। NCERT 4 के बाद एक 5 को भी स्वीकारती है, और जिसको स्वीकार रही है और उससे प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, उत्तर प्रदेश की तैयारी, यूपी टेट की तैयारी करने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी जो यूपी टेट की तैयारी करते हैं, यूपी सी टेट की तैयारी करते हैं, या फिर आप मान के चलें वो जिसे आप सुपर टेट कहते हैं, जिसे पात्रता परीक्षा ना कह करके मैं एग्जाम का महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा कह सकता हूं, उस परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो आप जरा ध्यान दें, जिन बच्चों ने इन एग्जामों को दिया है कभी ना कभी, या जो क्वालिफाई हैं, जो अनक्वालिफाइड हैं, उन्हें पता है निपात क्या है, उन्हें पता है ये बात क्या है, उन्हें पता है सच में इसकी औकात क्या है। क्योंकि ये 1 नंबर लेकर के आया था, हर बार आया था। जितनी बार सुपर टेट हुआ है हर बार ये मुखातिब है, इसका मतलब इसकी औकात बहुत बड़ी है, 1 नंबर तो नौकरी दिला जाता है। तो महत्वपूर्ण है, बहुत छोटा सा कंटेंट है, लेकिन होता क्या है हम जान नहीं पाते हैं। अब जरा ध्यान देना, ये समझ जाएंगे आज हम, ठीक। जैसे जब कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम पर, संज्ञा या सर्वनाम पर अतिरिक्त बल लगा देता है, लीजिए विज्ञान की भाषा में बता रहा हूं, अतिरिक्त बल लगा देता है, यानी फोर्स करता है, अतिरिक्त बल लगा देता है, तो वह निपात कहलाता है। जब कोई ऐसा शब्द आए
जो किसी संज्ञा सर्वनाम पर अतिरिक्त बल लगा दे। अभी तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मैं उसे एक ट्रिक की भांति बता सकता हूं। जैसे कहीं मिल जाए ही, कहीं मिल जाए भी, कहीं मिल जाए तक, ठीक, और कहीं मिल जाए तो, इन्हें कह लो निपात। लीजिए, अगर इतने से काम चल जाता हमारा तो हमारा दायित्व तो पूरा था। एक छोटे से कंटेंट को देख करके हम आगे बढ़ चुके होते, लेकिन मैंने आपको कभी ऐसा छोड़ा ही नहीं है, मैंने कभी आपसे मुंह मोड़ा ही नहीं है, मैंने कभी आपको ऐसे दायित्व को करते हुए या इतना ही करने का सलाह नहीं दिया मैंने कभी। मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम में आ चुका, 2017 के टेट में भी पूछा गया। आप ही चलते, मैं ही बैठ जाता, तुम ही सुन लेते, तुम ही खा लेते, हर जगह ही आया। उसने पूछा अंडरलाइन करके, ये है क्या, इसमें तो ही एक निपात है, इस बात को ध्यान देना। ही क्या है, निपात है। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं आप ही खा लेते, देखना जरा, आप ही खा लेते, आप ही खा लेते, आप खा लेते, ये थोड़ा सा अलग था, फोर्स लगाऊंगा, आप ही खा लेते, आप ही खा लेते, यही तो बात है। यही तो हमने यहाँ कहा है, जब कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम पर अतिरिक्त बल लगाएगा, यानी अलग से फोर्स करेगा। आप जैसे आपने कहा कि आप चले जाते, फिर माना नहीं वो, आप ही चले जाते, फोर्स किया कि नहीं किया। अब जैसे आपने कहा कि आप चलते, मैं कहता कि आप भी चलते, आप भी पढ़ते, आप भी कहते, आप भी सुनते, आप ही रहते, आप ही चले जाते, है ना फोर्स वाली बात। तो जब ये किसी संज्ञा सर्वनाम पर फोर्स करेगा, फोर्स मुझे लग रहा आप समझ गए होंगे, प्रेशर डाल रहा है किस पर, आप पर। देखना, जैसे मैंने कह दिया रवि ही पढ़ लेता, देखना जरा यहाँ, ही किस पर फोर्स कर रहा है, रवि पर। अरे रवि पढ़ लेता, इतना ही काम तो चल जाता, लेकिन कह रहे रवि ही पढ़ लेता, इसका मतलब फोर्स कर रहा है। जब हम फोर्स करेंगे ना तो हम उसे निपात कहेंगे। इतनी बात को आप समझ जाएं, लेकिन बस परिभाषा ये जरूरी है। मैंने हमेशा परिभाषा को बहुत महत्व नहीं दिया, लेकिन हमने यहाँ इसलिए महत्व दिया क्योंकि यहाँ जरूरी है, यहाँ इस बात को आप जरूर ध्यान देना। जैसे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अब जरा ध्यान दो, ये वाक्य, ये गाना आपने सुना है, तो तुम तो ये उनको कह लेना था ना यार, सीधी सीधी बात थी, तुम धोखेबाज हो। लेकिन ऐसा उसने कहा नहीं, उसने कहा तुम तो धोखेबाज हो, तुम तो धोखेबाज हो, ये चीज ध्यान देना। अब आप यहां समझोगे तुम तो का मतलब ये तो किस पर जोर दे रहा है, तुम पर। क्लियर है ना? तो भी क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। ध्यान देते रहिएगा, इसलिए मैं उदाहरण के साथ जुड़ा हूं और उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं। वो मेरे चौराहे पर आई, वो मेरे चौराहे पर आई और मुझसे बोली तक नहीं। वो मेरे चौराहे पर आई और मुझसे बोली तक नहीं। देखना, अरे यार सीधा कह लो यार, बोली नहीं। क्यों कह रहे हो बोली तक नहीं? जिससे आपका भाव बढ़ जाए, आपके शब्दों का वजन बढ़ जाए, इसलिए हमने उस पर क्या लगा दिया, प्रेशर। तो यही चीज है, वह मुझसे बोली तक नहीं, वह मुझसे बोली तक नहीं, ये चीज, बोली तक नहीं। जैसे देखना, शिक्षा ही एक ऐसा साधन नहीं है, शिक्षा ही एक ऐसा साधन नहीं है जिससे जीवन का निर्वहन हो सके। अब मैं देखना दूसरा वाक्य, शिक्षा ही एक ऐसा साधन नहीं जिससे जीवन का निर्वहन हो सके। शिक्षा ऐसा साधन नहीं है जिससे जीवन का निर्वहन हो सके। तो शिक्षा के बाद ही क्यों लगा दिया आपने, जिससे आप उस शब्द को फोर्स कर पाए, है ना? अब जरा ध्यान देना, जैसे कहीं लिखा हो शिक्षा मात्र, शिक्षा मात्र, ये जो मात्र शब्द है ना, यह भी निपात बन जाएगा, क्योंकि यह भी इसी शिक्षा को फोर्स करेगा। मैं आपको जानता तक नहीं, मैं आपको जानता तक नहीं, देखना जरा, मैं आपको जानता तक नहीं। तो लीजिए, तो तक भी क्या बन गया, निपात बन गया। मैं इतने उदाहरण आपके सामने लिखित कर दे रहा हूं कि एग्जामिनर भाग नहीं पाएगा और आप अब कभी डरेंगे भी नहीं, है ना? जैसे कहीं लिखा गया, वह मुझे जानता भर नहीं, होता ना, हम लोग ऐसा बोलते भी हैं, वह मुझे जानता भर नहीं। अब जरा ध्यान दो, ये जो भर शब्द आया है, यह भी क्या बन गया है, निपात बन गया है, क्योंकि इसने इसी पर फोर्स कर दिया है। तो यहां ध्यान देना, जरूरी बात मैं ये बोल रहा हूं,
संज्ञा सर्वनाम मैंने लिखा ही लिखा है, आप वहाँ कोई भी शब्द लिख सकते हो। मैं ये कह सकता हूँ किसी भी शब्द पर, चाहे वो क्रिया ही क्यों ना हो, किसी भी शब्द पर अगर बल लगेगा अतिरिक्त, किसी भी शब्द पर अगर बल लगेगा अतिरिक्त, कोई उसको प्रेस करेगा, कोई उसको दबाएगा, तो पक्की बात मान के चलिएगा वही बेचारा निपात कहलाएगा। अद्भुत है ये। और निपात किसी भी लिंग काल कारक और वचन का मोहताज नहीं है, ये किसी के अनुसार बदला ही नहीं जा सकता। आप इसे पुल्लिंग में इस्तेमाल करें या स्त्रीलिंग में इस्तेमाल करें, यह सदैव अपने रूप को आपके सामने ठीक उसी तरीके से रखेगा जैसे मीरा भी नाचेगी और श्याम भी नाचेगा, भी ने कोई परिवर्तन नहीं किया, है ना। जैसे गीता ही खाएगी और राम ही खाएगा, दोनों में ही ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। इनका मतलब यह हुआ कि यह भी इसीलिए अव्यय में शामिल कर दिए गए। किसी विद्वान महाशय ने इस बात को भी इसी में जगह दे दी। वो इसलिए जगह दे दी, क्यों दे दी, वो कारण सहित उसका उत्तर आपके सामने है, इसलिए सामने आ गया क्योंकि अव्यय वही होता है जिसमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मैं मान के चलूं कि महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सामने चला गया है। अब ही अव्यय है, ही अव्यय है, तो अव्यय है, यहाँ देखिए तक अव्यय है ना, यहाँ देखिएगा मात्र अव्यय है, यहाँ तक अव्यय है और यहाँ भर अव्यय है। ये तमाम उदाहरण आपके सामने आ गए। तो आप कभी भी केवल इतने पर ही डिपेंड ना रहें कि ही और भी ही अव्यय होता है। क्लियर है ना। ये सारे के सारे अव्यय हो जाएंगे कब, जब ये किसी को फोर्स कर रहे होंगे तब। तो मैं मान के चलूँ कि अब आविकारी शब्द पार्ट 3 में मैंने आविकारी शब्दों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। 3 सीरीज लगे हैं इस आविकारी शब्द के संपूर्ण पहलू को जानने में। अतएव आप तीनों सीरीजों को क्रमबद्ध तरीके से ही देखिएगा, क्रमबद्ध तरीका अपनाइएगा। ऐसा कर लेने से आप, क्योंकि एक सीरीज दूसरे सीरीज पर निर्भर है, एक सीरीज दूसरे सीरीज पर निर्भर है, यानी व्याधिकरण समुच्चय बोधक है, यानी आप कह सकते हैं मिश्र वाक्य की तरह एक दूसरे पर निर्भर है। अतएव हमें शुरुआत से ही काम करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर ये सारे कंटेंट, ये सारी बातें मैं आपके पास ठीक ठाक ढंग से, अच्छे ढंग से पहुंचा पाया हूं तो मुझे बड़ी खुशी है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं, कमेंट करना ना भूलें। इसी आशा विश्वास के साथ आपकी तैयारी बेहतर हो, आप हमेशा अनवरत रूप से प्रयासरत रहें और बहुत ही जल्दी आपको सफलता मिले। मिलता हूं मैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।